आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा तथा ताप, हीट एंड टेम्परेचर। इसके बारे में कुछ हम जानते हैं की कोशिश करते हैं। आइए हम कुछ स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि ऊष्मा और ताप का ज्ञान हमें कैसे होगा। मीना एक लड़की थी जो अपने स्कूल जाते टाइम या उससे पहले ही अपने मम्मी का कामों में हाथ वो बटाती थी, उसकी हेल्प किया करती थी। तो एक दिन ऐसा क्या हुआ कि धूप में एक मटका रखा था पानी का और एक बाल्टी में पानी रखा था। दोनों धूप में ही रखे थे। मटके का पानी गर्म नहीं हुआ, मटका गर्म नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा था स्टील का मटका वो गर्म हो गया। तो उसने स्टील के मटके को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने बोला नहीं, आप मटके को उठाओ और मैं इसे उठाती हूँ। तो मीना ने पूछा क्यों मम्मी, ऐसा क्या है। तो मम्मी ने उसकी बताया कि स्टील का बर्तन जो है ये गर्म हो गया है, लेकिन मिट्टी का बर्तन गर्म नहीं है, इसलिए आप इसे लो और मैं इसे लेती हूँ। तब मीना ला तो रही थी मटके को, लेकिन उसके मन में एक क्वेश्चन उठता था कि ये ऐसा क्यों कि धूप में ही दोनों रखे थे, लेकिन मिट्टी का जो मटका था, बर्तन था, वो गर्म नहीं हुआ और जो स्टील का बर्तन था वो गर्म कैसे हो गया। ये उसके मन में प्रश्न उठता रहा। जब वो अपने क्लास में गई तो उसने टीचर से अपने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को अपने टीचर से पूछा कि सर ऐसा क्यों। तो उसके टीचर ने जवाब देते हुए बोला, तब मीना के अध्यापक ने बोला कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और यह ऊष्मा और ताप के ज्ञान से संबंधित है। अभी तक जो सीमा ने कार्य किया था वो क्या था, ऊर्जा था, वो ऊष्मा ही था वो। अब हम ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं, जो वहाँ से वो लेके आई। अतः ऊर्जा का वह रूप जो नियत द्रव्यमान की वस्तु को देने पर उस वस्तु के ताप में वृद्धि कर दे और उस वस्तु से निकाल लेने पर ताप में कमी कर दे, ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा की एसआई पद्धति में इकाई इसकी जूल होती है, इसे जूल में नापते हैं। बर्फ को स्पर्श करने से हमें ठंडापन का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय ऊष्मा हमारे शरीर से बर्फ की ओर प्रवाहित होती है। इसके विपरीत गर्म जल को गर्म स्पर्श करने पर ऊष्मा गर्म जल से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है। ऊष्मा का यह स्थानांतरण मतलब आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक कि उन दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो सके। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप दो बर्तनों में पानी लीजिए, एक को गर्म रखिए और एक को ठंडा रखिए और दोनों में एक पाइप लगा दीजिए। दोनों का तापमान जब तक वो एक दूसरे के टेम्परेचर बराबर नहीं कर देंगे, तब तक वे एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहेंगे। किन्हीं दो वस्तुओं को संपर्क में रखने पर उसमें ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा तय करने वाली राशि ताप कहलाती है। ताप का मापन किया जा सकता है, अतः यह भौतिक राशि है। ताप मापन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं ऊष्मा के सामान्य प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव कौन कौन से हैं? वस्तु के ताप में वृद्धि होता है। दूसरा, वस्तु में प्रसार होता है। वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। वस्तु में जैव परिवर्तन होने लगता है। वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता है। अब पढ़ेंगे ऊष्मा के कारण ठोस में प्रसार। ऊष्मा के कारण ठोस में प्रसार कैसे होते हैं, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उपरोक्त प्रभावों के अंतर्गत जब ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है। प्रसार मतलब फैलाव होता है। कोई भी गर्म वस्तु जो होता है उसे हम गर्म करके और उसे पीटते हैं तो उसमें फैलाव आती है, तथा ठंडा करने पर वह सिकुड़ती है। और जब वो उसे हम ठंडा कर देते हैं, पीटे ना, गर्म करके तुरंत ठंडा कर दे तो वो सिकुड़ने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा कि बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने के पूर्व कारीगर उसे लाल गरम करता है तथा लकड़ी के पहिए पर रख कर ठोकता है। उसके बाद ठंडा पानी डालते ही पहिए को जकड़ लेती है। आइए
इसको इस प्रकार समझें, हाल का व्यास ठीक लकड़ी के पहिए के व्यास से थोड़ा कम रखते हैं। जब इसे लाल गरम करते हैं तो लोहे की हाल का व्यास प्रसारित होने से कुछ बढ़ जाता है। इसे तत्काल लकड़ी कुछ बढ़ जाता है, उसका व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे तत्काल लकड़ी के पहिए पर लगा दिया जाता है। इसके बाद ठंडा पानी डालने से अब इसका कुछ उदाहरण समझते हैं। इस प्रभाव के कारण ही रेल पथ की पटरियों के जोड़ों के बीच कुछ दूरी खाली रखी जाती है। जैसा कि आप सभी ने रेल ट्रैक तो देखी होगी, उसके बीच गैपिंग भी देखी होती। ये ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि जब गर्मियों में बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं तो पटरियों के ऊष्मा के कारण उसमें फैलाव हो जाता है, और उसे दूर इसलिए रखते हैं कि ताकि वो किसी एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, उससे दुर्घटना ना हो। दूसरा एग्जाम्पल, टेलीफोन व बिजली के तार दो खंभों के बीच कुछ ढीले रखे जाते हैं। इसका भी यही कारण है। कांच के ग्लास में चम्मच रख कर गर्म पेय डालने पर वह चटकता नहीं, क्योंकि चम्मच के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित कर लेने से कांच पर ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाता है। बोतलों व जार के धातु के ढक्कन जाम हो जाने पर गर्म पानी में जार एवं बोतल का मुंह थोड़ी देर तक रखने से ढक्कन का व्यास बढ़ जाता है तथा ढक्कन आसानी से खुल जाती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा के कारण द्रवों में प्रसार। अभी तक हमने ठोसों में प्रसार पढ़ा है, अब हम द्रव में प्रसार मतलब कैसे फैलाव होता है द्रव में ऊष्मा का। ठोस में प्रसार के समान ही द्रव में भी ऊष्मा का प्रसारित होते हैं, अर्थात इनके आयतन में वृद्धि होती है। अब पढ़ते हैं ऊष्मा के कारण गैसों में प्रसार। ठोस और द्रव की भांति गैस के आयतन में भी प्रसार होता है। आइए गैस के प्रसार को क्रियाकलापों द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप इसके क्या है, प्रैक्टिकल। गैस में होने वाले प्रसार को समझना। आवश्यक सामग्री, परख नली, डार्ट पेन की खाली रिफिल, मोमबत्ती कार्क और स्याही होल्डर। इसके प्रोसेस क्या है, विधि। डार्ट पेन की खाली रिफिल का एक सिरा स्याही से रंग पानी में डुबाएं ताकि जल की कुछ बूंदें रिफिल में रह जाए। कार्क के मध्य में छेद कर रिफिल उसमें डाल दीजिए। फरक नली के मुंह को कार्क बंद में कीजिए। रिफिल में जहां बूंद है वहां स्केल पेन से चिन्ह अंकित कीजिए। अब चित्रानुसार इसे देखिए। इसका विश्लेषण। परख नली को गर्म करने पर रिफिल में स्थित बूंद ऊपर की ओर चढ़ जाती है। इसका कारण है कि परख नली में वायु है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। प्रसार के कारण बूंद रिफिल में ऊपर की ओर सरक जाती है। कुछ समय पश्चात वायु में ठंडा होने पर बूंद आपस में आ जाती है। निष्कर्ष इससे क्या निकल रहा, ऊष्मा के द्वारा गैस के आयतन में प्रसार होता है। ऊष्मा का गैस के दाब पर प्रभाव। यदि गैस का आयतन नियत रखा जाए तथा गैस को गर्म किया जाए तो गैस का दाब बढ़ जाता है। ढक्कन लगे हुए किसी खाली डिब्बे को यदि हम गर्म करें तो थोड़ी देर पश्चात डिब्बे का ढक्कन उड़ जाता है। ऐसे डिब्बे के अंदर भरी हवा के दाब बढ़ने के कारण होता है। पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन। किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर उसकी अवस्था को भी बदला जा सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पानी है। पानी की ठोस अवस्था है। यदि बर्फ को गर्म किया जाए तो वह पिघलकर तरल अवस्था में आ जाएगी। यदि पानी को गर्म किया जाए अर्थात ऊष्मा दिया जाए तो वह गैसीय अवस्था में हो जाती है। इस प्रकार हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देकर उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। बर्फ को जब हम गर्म करते हैं ठोस अवस्था तो पानी बनती है द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को जब हम गर्म करते हैं तो ये गैसीय अवस्था यानी भाप बन जाती है। तापमापन को हम समझते हैं। कोई भी वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है या हम उसे स्पर्श करके बतला सकते हैं, परंतु स्पर्श इसका क्रियाकलाप देखते हैं। क्या स्पर्श द्वारा गर्माहट की सही मापन किया जा सकता है? जी हाँ। चौड़े मुंह वाले 3 बर्तन लीजिए, जैसे कि 3 गिलास ले लेते हम।
या 3 टिफ़िन वगैरह जो होते हैं उसे ले लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं ABC। ए में गुलगुला पानी डालते हैं, बी में मटके का जल डालते हैं और सी में फ्रिज का पानी डाल देते हैं या बर्फ़ डाल देते हैं। तीनों बर्तनों को टेबल पे रख दीजिए। अब ए को गुनगुने जल में डुबाइए। जो हमारा हाथ है, दाहिना हाथ यानी राइट हैंड, इसे हम ए वाले पात्र में डुबाते हैं और लेफ्ट हैंड को सी वाले पात्र में डुबाते हैं यानी ठंडे पानी में। लगभग आधा मिनट तक हाथ डुबा कर रखते हैं उसमें। अब दोनों हाथों को एक साथ निकाल कर तुरंत बी, जो बीच वाला बर्तन होता है बी, उसमें डालते हैं। इसका विश्लेषण क्या है? गुनगुने पानी में हाथ डालने पर आपका राइट हैंड गर्म हो जाता है तथा बर्फ द्वारा ठंडे पानी में रखने के कारण लेफ्ट हैंड ठंडा हो जाता है। अब आपने दोनों हाथ बी पात्र में जल में डाल दिए तो जो हाथ गर्म तथा उसे ठंडक का अनुभव हुआ और जो हाथ ठंडा था उसे गर्म लगा। यद्यपि बी बर्तन के जल का ताप समान है पर अनुभव दोनों हाथों के लिए अलग अलग है। इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? स्पर्श द्वारा किसी वस्तु के ताप अर्थात गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव विश्वसनीय नहीं है। अब हम थर्मामीटर पढ़ते हैं यानी तापमापी। ताप को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम थर्मामीटर कहेंगे। तापमापन की सही गणना करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ये हमारा डायग्राम भी दिखाया गया है। तापमापी की रचना कैसे हुई? तापमापी में मोटे कांच की एक नलिका जी होती है। इस नलिका के अंदर लंबाई के समानांतर एक केशिका सी चित्र की भांति होती है, जो हमारा डायग्राम में दिखाया गया है कि इस नलिका सी एक सिरे पर बल्ब के रूप में होती है। इस बल्ब में पारा भरा होता है। केशिका का दूसरा सिरा बंद होता है। तापमापी पर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक के चिन्ह के बीच के स्थान 100 बराबर भागों में बांटा होता है। कोई भी एक भाग ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक ही रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का ही उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए ऊष्मा का भी मात्रक जूल होगा। ऊष्मा की अन्य इकाइयाँ भी हैं। कैलोरी, किलो कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है। कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। किलो कैलोरी क्या होती है? 1 किलोग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ऊष्माधारिता क्या होती है? 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 1000 कैलोरी। ऊष्माधारिता यदि हम मीठे तेल व पानी की समान मात्रा 2 अलग अलग बर्तन में लेकर उन्हें समान ऊष्मा समान समय तक दें तो दोनों बर्तनों का तापमान समान नहीं रहता। अतः दो भिन्न भिन्न पदार्थ समान मात्रा में समान समय तक एक ही स्रोत से गर्म करने पर भी दोनों का ताप भिन्न भिन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि किसी पदार्थ के ताप में निश्चित वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा उसके द्रव्यमान एवं ताप के अतिरिक्त पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। यह पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के एक
किलोग्राम द्रव्यमान का ताप भी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं पानी की विशिष्ट ऊष्मा के लाभ क्या क्या हैं। कार, जनरेटर आदि के इंजनों में पानी शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह देर से गर्म होता है तथा इंजन को देर तक ठंडा बनाए रखता है। दूसरा एग्जाम्पल है, गर्म पानी की बोतल या रबर की थैली में भरकर सिकाई के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि पानी अधिक देर तक गर्म रहता है। अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में पेय पदार्थों को जमने से बचाने के लिए गुनगुने पानी में रखा जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की विधियाँ, ऊष्मा संचरण की विधियाँ। ऊष्मा का अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु में प्रवाहित होना ऊष्मा का हस्तांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं हो जाता। ऊष्मा हस्तांतरण की विधियाँ, इसकी कितनी विधियाँ हैं? इसकी 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब हम देखते हैं चालन। चालन कौन सी विधि होती है? यदि ठोस पदार्थ यानी धातु छड़ के एक सिरे को गर्म किया जाए तो उस भाग के अणु ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं और तेजी से कंपनित होने लगते हैं। यह अणु अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को अपने पड़ोसी अणुओं को स्थानांतरित कर देते हैं और इसी तरह यह क्रिया चलती रहती है जब तक कंपन सारे अणुओं में न पहुंच जाए। परिणाम स्वरूप ऊष्मीय ऊर्जा छड़ के गर्म भाग से ठंडे भाग में स्थानांतरित होती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह घटना चालन कहलाती है। चालन विधि जो होती है ये ठोसों में होती है, ठोसों में ही की जाती है। इसके धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन नहीं हो सके वे ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, थर्माकोल, प्लास्टिक, कांच, ऊनी कपड़े आदि। अब हम संवहन विधि देख लेते हैं। तरल में ऊष्मा का स्थानांतरण तरल के अणुओं में के वास्तविक चालन द्वारा होता है। वे ऊष्मा को एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं। इस तरह ऊष्मा के स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। विकिरण, चालन एवं संवहन विधि द्वारा ऊष्मा के प्रभाव के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु माध्यम की अनुपस्थिति में ऊष्मा के स्थानांतरण जैसे सूर्य से ऊष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना की घटना विकिरण कहलाती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थर्मोफ्लास्क क्या होते हैं? थर्मोप्लास्ट क्या होता है? उसमें टीन की कोटिंग की होती है। उसमें ऐसा होता है, कोई किसी हम वस्तु को रखते हैं, गर्म वस्तु है तो गर्म ही रहेगी कुछ टाइम तक, और यदि हमने ठंडी वस्तु रखी है, ठंडी जल रखी है, तो वो ठंडा ही बना रहेगा। यही होता है हमारा थर्मोफ्लास्क। आइए इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है इसे जानते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होता है, मतलब ट्रांसमिट होता है। पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ऊष्मा 3 विधियों से ट्रांसफर होती है, चालन, संवहन और विकिरण। जब 2 वस्तुओं का ताप एक समान हो जाता है तो उनमें ऊष्मा का हस्तांतरण रुक जाता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ठोस वस्तु के कण अपने पास वाले कणों को ऊष्मा का हस्तांतरण करते हैं, चालन कहलाती है। थर्मस फ्लास्क की रचना इस प्रकार की जाती है कि चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण न्यूनतम हो सके, मतलब कि ना के बराबर होता है।